खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। 3 जून से लेकर 13 जून तक हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड की बेटे बेटियों ने कई मुकाम हासिल किए, कई सफलताएं अर्जित की और उसी कड़ी में सुप्रीति कच्छप ने 3000 मीटर में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है सुप्रीति कच्छप को, साथ ही साथ उनके प्रशिक्षक प्रभात रंजन तिवारी को। तो इन दोनों का स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत सुप्रीति से ही करती हूँ। तुमने काफ़ी अच्छी सफलता हासिल की है सुप्रीति। इस डगर की शुरुआत कैसे हुई? खेल में तुम कैसे जुड़ी? खेल में आना कैसे हुआ? मेरा नाम सुप्रीति कच्छप है। मेरे गांव का नाम बुरहू है, जिला गुमला। सबसे पहले गेम का स्टार्टिंग मेरा संत जॉन मेरी भियानी हाई स्कूल नुकरू डिब्बा से हुआ जी। उस टाइम मैं 3 क्लास में थी। वहाँ मुझे मेरे जीजा ले गए थे। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि उस विद्यालय में गेम्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है जी, बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो वहाँ जाने के बाद मुझे भी फील हुआ कि मैं भी कुछ करूँ, मैं भी खेलूँ। तो स्टार्टिंग में तो मुझे इतना पता नहीं था कि आगे मतलब क्या करना है। तो मैं वहाँ सारा गेम खेलती थी। हॉकी हो गया, फुटबॉल, एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, सारे कंपटीशन में भाग लेती थी। छोटे छोटे कंपटीशन होते थे तो मैं उसमें सभी में भाग लेती थी। पर मुझे ये पता नहीं था कि मैं एथलेटिक्स में कैसे आऊंगी। हाँ, कैसे आऊँगी जी। और धीरे धीरे मतलब ऐसे मैंने बहुत ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉकी भी खेला, फुटबॉल भी खेला। लेकिन 2-3 साल के बाद मैंने देखा कि मुझे रनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। अच्छा। वहाँ पे मेरे मतलब वहाँ पे रनिंग का बहुत ही अच्छा साधन था। जैसे जंगल है वहाँ पे, तो वहाँ पे हिल है रनिंग के लिए। तो वहाँ पे मतलब मेरे पास शूज़ नहीं थे रनिंग करने के लिए। मतलब इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि मुश्किल, बहुत ही मतलब मुश्किल हालात थी। मुश्किल थे, उसमें भी आपके अंदर जो इच्छा थे। हालात पे बढ़ेंगे, लेकिन पहले प्रभात जी से बात होती है कि प्रभात जी, आप सुप्रीति को मार्गदर्शन देते हैं, कैसे नज़र पड़ी और कैसे आपने आंका कि इसमें कुछ अलग प्रतिभा है? सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन को साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया जी। रही बात सुप्रीति के ऊपर मेरे मार्गदर्शन को लेकर के, जी। तो मैं जब 2016 में मेरा ट्रांसफ़र हजारीबाग से गुमला जिला में, जिला मुख्यालय में आवासीय एथलेटिक्स बालक प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पे, अच्छा, जहाँ पे मैं मुख्य प्रशिक्षक के तौर पर पदस्थापित किया गया। तो वहाँ जिला स्तर के कंपटीशन होते थे। जैसे खेल विभाग कंपटीशन करवाता था SGFI, जी जी, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जी। हाँ, उसमें जिला स्तर के प्रतियोगिता को मैंने इसको रनिंग करते हुए देखा। अच्छा। मैं बोला इतना छोटे से जिले में, और इस लड़की को मैं जब भागते हुए देखा और जो इसका टाइमिंग था वहाँ पे, मैं उससे देखकर काफ़ी प्रभावित हुआ। फिर इसको मैं राज्य स्तर के टूर्नामेंटों में लाया और तभी इसके साथ मेरा इंटरेक्शन बढ़ा। अच्छा। मैं इससे पूछा भी कि कहाँ की है तुम, कहाँ रहती है, कहाँ प्रैक्टिस करती है। तो इन्होंने बताया कि मैं संत पात्रिक स्कूल गुमला में है, हॉस्टल में रहते हूँ। अच्छा। और मैं बोला कि अगर तुम चाहो तो मेरे पास प्रैक्टिस के लिए आ जाया करो, समय मिले तो। तो मेरी बातों को गंभीरता से लेते हुए समय समय पर मेरे पास आती रही। अच्छा। और मैंने अपना वहीं से मार्गदर्शन इसके लिए शुरू किया जी। और आज नतीजा आप लोगों के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर गुरु बढ़िया हो तो जाहिर सी बात है कि शिष्य भी तन मन धन लगाकर काम करता है। तन मन धन की बात आई और थोड़ी बातें हैं सुप्रीति तुम्हारे परिवार के लिए, क्योंकि जहाँ तक हम सबको जानकारी मिली है बहुत ही कहें तो अभाव में जीवन बीत रहा है। परिवार में कौन कौन है, किस तरीके से तुम्हारा ये सफ़र आगे बढ़ा है? क्योंकि अभाव के बारे में हम जानते हैं, लेकिन तुम्हारे मुंह से जानना चाहते हैं। मेरे जन्म लेने के कुछ महीने बाद ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। अच्छा। उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे पिता हैं कौन। जी। और मेरे फैमिली में हम 5 भाई बहनें हैं। 2 भाई हैं, बड़े भाई, और 2 बड़ी बहनें हैं। उसमें मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा। पिता के देहांत के बाद मतलब इस तरह के हालात हो गई थी कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी खाने को। मम्मी मतलब थोड़ा दिमाग काम करना बंद कर गया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि फैमिली को किस तरह से संभाला जाए। तो उसी के बीच में मतलब मेरे जीजा जो हैं वो मुझे नुकरू डिब्बा स्कूल ले गए थे, संत जॉन मेरी भियानी। तो वहीं जाकर स्टार्टिंग हुआ। लेकिन उसके बीच में मेरी माँ जो वहाँ के स्कूल्स के फीस होते हैं वो नहीं दे पा रही थी। वो मतलब गांव में होता है कि
जो रेजा कोली छोटे मोटे काम करके जी फीस पूरा करती थी। और धीरे धीरे मुझे फील होने लगा कि जब मेरी माँ इतना कर रही है तो फिर मैं क्यों ना करूँ उनके लिए कुछ। बिल्कुल। तो ये बताओ सुप्रीति कि घर में और भी कोई खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स से इंटरेस्ट रखते हैं क्या? मेरे बड़े भाई हैं फुलदीप उरांव, वो भी गेम में बहुत ही अच्छे थे। वो भी एथलेटिक्स में उन्होंने भी स्टेट लेवल पे खेल चुका है, मेडल भी काफ़ी जीत चुके हैं। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हाँ। पौष्टिक आहार, शूज़, जी। किट। तो फैमिली में मतलब इतने अच्छे कोई नहीं थे कि मतलब एक शूज़ भी दिला पाए। जी। तो इन्हीं वजह से मेरे भाई ने मुझे बोला कि तुम अच्छा कर रही हो तो तुम मेरे से आगे अच्छा करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। वाह। और मेरी वजह से उन्होंने अपना गेम छोड़ दिया और मुझे अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब अभी भी बहुत ही फैमिली की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि बिल्कुल, मेरे जी, पूरा जी, कर जी, सके हाँ। मेरे लिए। तो अभी भी मतलब मुझे दिक्कत होती है काफ़ी चीज़ों में, पर मेरे कोच सर हैं तो इनसे मैं बोलती हूँ, ये भी मेरे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि अगर प्रशिक्षक सपोर्ट करे तो जाहिर सी बात है खिलाड़ी आगे बढ़ेगा। और सुप्रीति, आपने तो बहुत मतलब दिल को छूने वाली बात कही कि भाई ने खेल छोड़ा कि बहन आगे बढ़े। आपने तो इसे सर्च किया और इतने अच्छे पोजीशन पर आपके एथलेटिक्स अभियान की या कोच अभियान की कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि झारखंड में बहुत सारे कोच हैं अलग अलग, तो आपका एथलेटिक्स में रुझान कैसे हुआ और कैसे शुरुआत की? मेरा घर एक्चुअली मैम गढ़वा ज़िला में पड़ता है जी। और गढ़वा मुख्यालय से मेरा गांव लगभग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ पे जब मैं 7th या 8th क्लास में पढ़ता था तो पेपर में देखता था कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पे गढ़वा मुख्यालय में स्प्रिंट होता था, 100, 200, 400 का रेस होता था। मैं भी पापा से बोला कि मैं भी जाऊंगा भागने, क्योंकि मैं गांव में पढ़ता था उस समय। और गांव में पढ़ने के दौरान मैं स्कूल में जो प्रतियोगिताएं होती थी उसमें मैं काफ़ी सारा मेडल भी जीतता था। अच्छा। अपने स्कूल के लिए। जी। तो यही सब देखते हुए मेरे स्कूल के प्रधानाध्यापक उसमें थे परमहंस तिवारी सर। जी। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ उनके। जी। उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, मैं तेरे को लेके चलता हूँ गढ़वा, देखता हूँ तेरे में कितना ताकत है। मैं गढ़वा मुख्यालय गया और 26 जनवरी 1996 की बात है। जी। वहाँ पे क्या बोलते हैं, डीसी साहब मुख्य चीफ गेस्ट थे। हाँ। गणतंत्र दिवस के। जी। और उन्हीं के सामने मैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर की प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अच्छा। और फर्स्ट टाइम मुझे वहीं पे 1996 में डीसी गुमला के द्वारा जी मुझे एक ट्रैक सूट दिया गया। अच्छा। तब मुझे पता चला कि ट्रैक सूट होता क्या है। जी। तो वहीं से मेरा धीरे धीरे रुझान एथलेटिक्स के प्रति बढ़ता गया। और मैं 2008 में कुछ निजी कारणों के चलते मैं गेम छोड़ा। और मेरे खेल प्रदर्शन को देखते हुए झारखंड सरकार ने मुझे लातेहार जिला स्थित महुआ टांड़ ब्लॉक में संत माइकल हाई स्कूल में डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र में जी बतौर प्रशिक्षक के तौर पर मुझे प्रशिक्षक बना के वहाँ पे पदस्थापित किया। जी। और लगभग मैं 3-4 साल में वहाँ रहा। उसके बाद मैं विभिन्न जिलों जैसे पलामू जिला में भी रहा, मैं खुद अपना होम डिस्ट्रिक्ट गढ़वा में भी रहा। उसके बाद मैं देखा कि मैं डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र में रहते हुए खिलाड़ी का जो नेसेसरी आइटम है, जैसे सुप्रीति ने भी बताया, डाइट। जी। तो डे बोर्डिंग का क्या रूल है कि खिलाड़ी बाहर से आते हैं, आप सिर्फ प्रैक्टिस कराओ, उसके बाद वो चले जाते हैं। जी। तो मैंने देखा कि ऐसे मैं अपने जो मुहाम मैंने छेड़ा है वो मैं आगे तक नहीं ले जा पाऊंगा। फलस्वरूप मैंने 2015 में जी आवासीय सेंटर के लिए, क्योंकि मैं उस समय आवासीय सेंटर के लिए मैं एलिजिबल कोच नहीं था। अच्छा। मैंने डिप्लोमा की डिग्री नहीं ली थी। जी जी। तो 2015 में मैं कोलकाता से मैं डिप्लोमा का डिग्री लिया। और उसके बाद मैं हजारीबाग बालिका एथलेटिक्स प्रशिक्षण केंद्र में बतौर कोच के रूप में पदस्थापित हुए। और वहीं पे अभी आप अभी वहीं पे हूँ जी। यानी मुकाम हासिल करने के लिए आपने भी काफ़ी संघर्ष किया। सुप्रीति, जब बातें हो रही थी, अभाव की भी बातें हुई, ये बताओ कि जब किसी खिलाड़ी को, जैसे प्रभात जी ने बताया कि उन्हें पहला ट्रैक सूट मिला तो बहुत खुशी हुई, तुम्हें पहली बार कब सबसे ज़्यादा खुशी हुई? जीतने पे या ट्रैक सूट मिलने पे या शूज़ मिलने पे? कब ऐसा फीलिंग हमारे साथ शेयर करो। जब मैं संत पात्रिक स्कूल में पढ़ाई करती थी गुमला में, तब वहाँ के प्रिंसिपल हैं फादर रामू विंसेंट मिंज जी। उन्होंने भी मेरा बहुत ही सपोर्ट किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम स्टेट लेवल जब 2017 में हुआ था जूनियर नेशनल का, तो उन्होंने मुझे एक शूज़ गिफ्ट किया था। उससे पहले मैं इसे खाली पैर ही दौड़ती थी
जब भी मतलब दौड़ती थी तो पैर छिल जाते थे, उंगलियों से खून बहने लगते थे। तो उन्होंने देखा कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और विद्यालय के लिए खेल रही हूँ, तो उन्होंने मुझे एक शूज़ गिफ्ट किया। उस टाइम मुझे बहुत सबसे ज़्यादा खुशी हुई और मुझे लगा कि जब मेरे लिए कर रहे हैं कोच सर, तो मैं उनके लिए क्यों ना करूं। फिर मुझे भी एक अलग ही जुनून सा होने लगा कि मैं भी कुछ करूं। उसी टाइम से मतलब स्टार्ट हो गया कि हाँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, अपने विद्यालय का नाम रोशन करूंगी। जैसे अधिकतर जो एथलीट होते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 को टारगेट करते हैं, आपका 3000 मीटर, मतलब आमतौर पर खिलाड़ी इसके लिए मेंटली फिजिकली तैयार नहीं होते। आपने कैसे सोचा कि 3000 मीटर चाहे ऐसी स्पर्धाओं में हिस्सा लेना? स्कूल्स में मैं मतलब कंटिन्यू दौड़ते ही रहती थी। सारे रुक जाते थे पर मैं कंटिन्यू 1 घंटा ऐसे दौड़ते ही रहती थी। मैंने नदियों पे, रेत पे बहुत ही रनिंग किया है। जैसे गांव में होते हैं धान लगाने के लिए जब खेत को बनाया जाता है तो कीचड़ पे, उस पे भी मैंने बहुत ही रनिंग किया है। मेरे बड़े भाई हैं, उनको देखकर वो जब जैसे वो करते थे मैं उनका पूरा कॉपी करती थी। मुझे लगता था कि काश मैं भी अपने भाई की तरह बन पाऊँ, तो उनका कॉपी करते ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और स्पीड मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि स्पीड शायद मेरे अंदर है ही नहीं है, पर मतलब मुझे लॉन्ग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। लॉन्ग में ज़्यादा इंटरेस्ट था जी। प्रभात, आपने क्या देखा है इसमें? क्योंकि जो कहते हैं ना 100 मीटर सबसे टफ होता है, 200 मीटर भी टफ होता है, तो आपने क्या देखा इनमें? मैंने जब इसे SGFI खेलों में दौड़ते हुए देखा तो आई थिंक उसमें 800 मीटर दौड़ती थी या 1500 मीटर दौड़ती थी। अच्छा जी। तो दौड़ के जब आई, फिनिश की लड़की और प्रथम स्थान पे ही आई, तब इसके मैंने देखा इसका जो हार्ट रेट है, पल्स है, बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, उतने दौड़ने के बाद भी डिस्टेंस के और लॉन्ग डिस्टेंस के खिलाड़ी के लिए ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि खिलाड़ी का थकावट बहुत दौड़ने के बाद भी उसके अंदर नहीं आ रहा है। अच्छा, तो मैंने भी इसको सजेस्ट किया कि आज तुम 1500 मीटर कर रही है, तुम धीरे धीरे इवेंट को और ऊपर तक ले जाओ, 3000 में ले जाओ, 5000 में ले जाओ। अच्छा, और वैसा की और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है जी। अभी पंचकुला में जो आप गई थी, कैसी टक्कर थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि देश भर के खिलाड़ी थे, सभी युवा खिलाड़ी थे और झारखंड के खिलाड़ियों में बहुत स्टेमिना होता है। कैसी टक्कर मिली आपको? मैंने पहले ही ठान लिया था कि मुझे नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना है। जिनका नेशनल रिकॉर्ड है उनके साथ ही मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा। हाँ जी, सीमा नाम है, हिमाचल प्रदेश की है, वो मेरी सीनियर है। तो मैंने उनको पहले ही बोल रखा था कि मैं आपका रिकॉर्ड मैं ही तोड़ूंगी। अच्छा। तो मैंने उसमें देखा था कि रिकॉर्ड है उनका 9:50। अच्छा। 9 मिनट 50 सेकेंड। और मैंने पहले ही टारगेट बना लिया था कि मुझे तोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पंचकुला जाने के बाद वहाँ की व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी थी, पर शायद खाने की वजह से थोड़ा वहाँ पे बहुत ही मतलब पौष्टिक आहार तो थे पर स्पाइसी बहुत ज़्यादा थे, जो खिलाड़ी को इतना ज़रूरत नहीं होता है। तो वहाँ जाने के बाद मेरी बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई। मैंने वहाँ जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ग्राउंड जा सकूँ। अच्छा। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर मैंने भोपाल की जो मैम है प्रतिभा टुप्पो, उनको कॉल करके मैंने बोला कि मैम मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, मैं रनिंग कैसे करूँगी। फिर मैम ने बोला कि जितना हो सके तुम करना, बाकी रहने देना, नहीं हो पाए तो। अच्छा। फिर मैंने सोचा ग्राउंड, जिस दिन मेरा इवेंट था उस दिन मैं ग्राउंड गई। ग्राउंड जाने के बाद मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए मुझे रिकॉर्ड तोड़ना ही है। मैंने पहले ठान लिया। फिर जब रेस स्टार्ट हुआ जी, स्टार्ट तो फर्स्ट हुआ, लेकिन मैंने देखा कि रेस स्लो जा रहा है बाद में। अच्छा। फिर मैंने सोचा मैं खुद का करूं। अच्छा। जितनी मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, अगर मैं वो भी नहीं कर पाई तो क्या फ़ायदा यहाँ आने का। तो फिर मैंने खुद ही रेस अकेले उठाकर फिर दौड़ती रही और शायद आई थिंक 200 मीटर का लीड बनाकर मैंने गोल्ड मेडल जीता और नेशनल रिकॉर्ड भी टूटा। वाह वाह। तो आप जिनको हराई, सीमा जिनका रिकॉर्ड तोड़ा, उनसे मिली, आप कैसा लगा? अभी तो मैं गई नहीं हूँ तो मिली नहीं हूँ। अच्छा। पर फ़ोन पे बात हुई है। हाँ हाँ। शायद उनको थोड़ा साइड भी फील हो रहा होगा कि 5 साल बाद उनका रिकॉर्ड टूटा है। पर वो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि मुझे खुशी है कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा, मेरी जूनियर हो, साथ में प्रैक्टिस करती हो तो
जी बस। बिल्कुल। इस तरह के खिलाड़ियों के लिए प्रभात जी, झारखंड में प्रतिभा भरपूर है, हर ओर है, विशेषकर गुमला, सिमडेगा, लातेहार, इन ज़िलों की बात करें तो क्या लगता है इन खिलाड़ियों के लिए जितनी सुविधाएं राज्य में दी जा रही है उनको और बढ़ाना चाहिए या सुविधाएं पर्याप्त हैं? एक कोच होने के नाते आप बताएंगे। जैसा कि मैम आप देख रहे हैं कि दिनों दिन सभी चीज़ में, चाहे खेल के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो, टेक्निक काफ़ी हाई होती जा रही है जी। तो सेम चीज़ खेल में भी है, खेल में भी सारा टेक्निक ही यूज होता है। बिल्कुल। तो हालांकि झारखंड गवर्नमेंट ने तो खेल के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा सुधार किया है, चाहे फुटबॉल को लेकर के देखे या फिर बहुत सारे जगहों में आवासीय प्रशिक्षण केंद्र खुले हैं जी, डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र खुले हैं। तो मेरा एक अपना एज ए कोच के नाते विचार आ रहा है जी, कि जैसे हर ज़िले का खिलाड़ी का अलग अलग स्पेसिफिक कैपेसिटी है, जी, तो सरकार एक बार ऐसा करे कि जिला वाइज हाँ, खिलाड़ी के कैपेसिटी को देखते हुए संबंधित गेमों का सेंटर खोला जाए और फैसिलिटी दिया जाए। जी, तो बिल्कुल। आने वाले समय में इससे ज़्यादा और बेहतर रिजल्ट आएगा, बिल्कुल। जहाँ तक कि मेरा राय है। जी बिल्कुल, अलग अलग खेल के हिसाब से क्या वहाँ के का स्ट्रेंथ है उस हिसाब से खेलों के लिए जगह भी मुहैया हो, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं भी मुहैया हो। सुप्रीति, अब आप पे आती हूँ। बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे रही हैं, खिलाड़ियों को दे रही हैं, और जिस तरह से हमने डाइट पे भी बात की, एक खिलाड़ी के लिए डाइट कितना ज़रूरी है, उनको हर ओर से सपोर्ट कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो सुरक्षित रहें, निश्चिंत रहें, तभी तो खेल में मन लगेगा। एक खिलाड़ी को बहुत ही ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना हम मेहनत करते हैं अगर उसके हिसाब से हम खाएंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो जैसे हर बच्चों को हर सेंटर में पौष्टिक आहार देना बहुत ही ज़रूरी है। जी, जैसे मतलब मुझे लगता है कि कुछ ऐसे सेंटर हैं जो जहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा सुविधा नहीं दिया जाता होगा, क्योंकि मैं साई में रह चुकी हूँ जी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि डाइट तो मिलते हैं पर इतना अच्छा नहीं मिलता जो एक खिलाड़ी को मिलना चाहिए, पर्याप्त डाइट नहीं मिल पाता है। तो मेरा मानना है कि हर खिलाड़ी को अगर अच्छा पौष्टिक आहार दिया जाए, अच्छा डाइट दिया जाए जी, तो वो बहुत ही आगे जा सकते हैं। खेल में तकनीक की बात चली, क्योंकि अगर हमारे खिलाड़ी को स्टेडियम कहें, सिंथेटिक ट्रैक कहें, बहुत सारी सुविधाएं अगर यहाँ नहीं मिल पाएंगी तो वो बहुत बेहतर नहीं प्रदर्शन कर पाएंगे। और विशेषकर अगर एथलेटिक्स के क्षेत्र में देखें तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है। क्या मानते हैं कि सरकार को उन सारी सुविधाएं इन खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध करानी चाहिए? बहुत आवश्यकता महसूस होती है क्या इन सब बातों की? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार ने, जहाँ तक मैं एथलेटिक्स की अपना गेम की बात जी, करूं, जी, तो ये काफ़ी टेक्निकल इवेंट है जी, इंजरी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। अगर कोई भी खिलाड़ी एक बार इंजर्ड हो जा रहा है तो जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहा है। जी, तो हर एक सेंटरों में स्पोर्ट्स का फिजियोथेरेपी, सोना बाथ, आइस बाथ, जी, अपना एक सेंटर का डॉक्टर, मेरे विचार से लगता है मुझे कि होना चाहिए, जी, ताकि आने वाले समयों में जो वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड दिनों दिन टूटता चला जा रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस व्यवस्था यहाँ पे हो जाए तो आने वाले समय में जो रिकॉर्ड टूट रहा है वो हमारे भारत के खिलाड़ी, हमारे झारखंड के खिलाड़ी निश्चित तौर पे वहाँ पे होंगे। क्या सपने देखती हैं आप सुप्रीति? क्योंकि सपना देखना ही वहाँ तक पहुँचना होता है। क्या सोचती हैं? ओलंपिक खेलना टारगेट होता है खिलाड़ी का, अभी आपने शुरुआत की है, लेकिन सपने में क्या देखती हैं? फिलहाल तो मैं जो अंडर 20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप्स होने वाला है उसकी तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट मेरा है जो नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स होने वाले हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप देख रही हूँ, सीधा ओलंपिक का नहीं देख रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जो अभी ओलंपिक्स गेम्स जो 2024 में होने वाले हैं, मैंने अभी उसका टारगेट नहीं रखा है। मैं चाहती हूँ कि मैं धीरे से डेवलपमेंट करूँ, धीरे धीरे सिस्टमेटिक अनुसार आगे बढ़ूँ, और जो 2026 में जो ओलंपिक्स गेम्स होने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं वहाँ तक पहुँचकर अपने देश के लिए मेडल जीत सकूँगी और इस झारखंड का नाम
टॉप पे ला सकूंगी। बिल्कुल, यहाँ हम कामना भी करते हैं कि जिस तरीके से आप कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, और हम उम्मीद भी करेंगे कि आप इसी तरह आगे बढ़ें और ओलंपिक का पदक भी हमारे झारखंड के खिलाड़ी को मिले, ऐसी कामना करते हैं। आप क्या सोचते हैं, झारखंड के खिलाड़ियों का भविष्य कैसा नज़र आता है एज अ कोच? झारखंड के खिलाड़ियों का भविष्य बहुत ही मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। इसके आप करंट में भी देख सकते हैं। आज ही के पेपर में मैंने देखा पूरे इंडिया के टीम में झारखंड की फुटबॉल टीम में 5 लड़कियां शामिल जी बिल्कुल। तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे देश में झारखंड का स्थान कहाँ पर है। बस मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बस इसे थोड़ी सी और तराशने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बाकी जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। जी हाँ, बहुत सही कहा कि रिजल्ट सामने है। आप क्या सोचती हैं सुप्रीति, एक खिलाड़ी होने के नाते, कि सरकार को और किस तरह की सुविधाएं, डाइट की तो बात हुई हमारी, सरकार इन खिलाड़ियों के लिए और क्या करे ताकि खिलाड़ी अपना बेस्ट दे सके? रोज़ी रोज़गार की सरकार की भी खेल नीति आई है, उसके तहत खिलाड़ियों को नौकरी की भी बात है। तो अगर ऐसी सुविधाएं मिलती हैं तो क्या खिलाड़ी निश्चिंत हो सकते हैं, घर परिवार की चिंता से मुक्त हो सकते हैं? अगर खिलाड़ी को जी स्कॉलरशिप दिया जाए, उसके जैसे मेडल के हिसाब से, हर गेम्स के हिसाब से, उनके रिजल्ट के हिसाब से, एज होने के बाद अगर उनको जॉब दिया जाए तो एक खिलाड़ी है कि मतलब वो और भी अच्छा करेगा, उनके अंदर जुनून हो जाएगा। अगर उनको कहीं से कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो थोड़ा हताश हो जाता है मन की। जब कहीं से कुछ हो ही नहीं रहा है तो कभी कभी मन ऐसा लगता है कि बस हो गया, गेम छोड़ दें। लेकिन अगर सरकार की ओर से सपोर्ट किया जाए तो सिर्फ कम ही खिलाड़ी नहीं, अभी जो जितने हैं इससे और 7 गुने ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ से निकलेंगे। और जैसे खिलाड़ियों को हर सेंटर में जैसे मिस्योर की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे फिजियोथेरेपी, हर खिलाड़ी के पीछे अगर एक एक लोग लग जाएंगे तो झारखंड हमें इस मतलब देश पे टॉप लेवल पे रहेगा। बिल्कुल, आमतौर पर कहा जाता है कि झारखंड के खिलाड़ी बहुत शांत होते हैं, बहुत, कहीं अगर लड़ने की बात होती है, जुझारूपन की बात होती है तो वो थोड़ा डर जाते हैं। आपको क्या लगता है, आप अपने स्टूडेंट में क्या देखते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं? जब मैं सुप्रीति को देखा पहली बार तो मन में तो मुझे भी डर था कि मैं एक ऐसे लड़की को सपोर्ट कर रहा हूँ कि न इसका उस लायक फिजिक है और न उसका बैकग्राउंड है, मैं पता नहीं इसको कहाँ तक सपोर्ट कर पाऊँगा। लेकिन एक दिन इसका भोपाल से मेरे को फ़ोन आया, भोपाल साई से, जहाँ पे अभी प्रैक्टिस कर रही है, कि कोच साहब आपको अगले दिन इसका ट्रायल देना है। अच्छा। तो मैंने भी सोचा कि चूँकि मैं जब इसको प्रैक्टिस कराता था तो धीरे धीरे इसका ना परफॉर्मेंस बढ़ते जा रहा था। तो मैंने तत्कालीन सचिव सर थे मनीष रंजन सर, मैंने फ़ोन पे बात किया कि सर ऐसा ऐसा बात है और ट्रेन से तो पहुँचा नहीं जा सकता है, मैं फ़्लाइट लेना चाह रहा हूँ। तो सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मैं धन्यवाद देता हूँ मनीष रंजन सर का। उन्होंने बोला कि आप कर लो, जो भी कॉस्ट आएगा मैं देख लूँगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम इसको फ़्लाइट पे बैठा के भोपाल ले गया और वहाँ पे जब मैं गई तो ये भी काफ़ी नर्वस थी, फ्लाइट में कभी बैठी नहीं थी, उतना बड़ा बाहर कभी निकली नहीं थी, एक्सपोजर नहीं मिला था। लेकिन हमेशा ये बोलते रहे कि कोच साहब मैं कर लूँगी। तो जिस दिन ट्रायल था मैं वहीं पे रुका उस अगले दिन तक, मैं देखता हूँ बेटा जो मेरे से बोली है वो पूरा कर पाती है कि नहीं। लेकिन ट्रायल में इसने पूरे जितने भी लोग थे उसमें सबसे अच्छा पोजीशन पे रही, अव्वल रही। और जिस कोच ने मेरे को फ़ोन किया था उन्होंने बोला कि कोच साहब आपका खिलाड़ी को भेजना यहाँ पे सार्थक हो गया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि झारखंड के खिलाड़ियों के अंदर वो डर है, झारखंड के खिलाड़ियों के अंदर एक ऐसा जुनून है जिसे आप मैदान में जब सामने देखो इनको दौड़ते हुए खेलते हुए तो आप खुद ब खुद आप जान जाओगे कि झारखंड के शेर में और शेरनियों में क्या ताकत है। इसका पूरा प्रमाण पूरे भारत देख रहा है और आगे भी देखेगा। बिल्कुल, यानी हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो शेरनियों से कम नहीं है। सुप्रीति, आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं, पहली बार मैं मिली हूँ और बहुत अच्छा फील करी हूँ आपके साथ मिल कर के, और मैदान में भी इसी तरह का आप आत्मविश्वास दिखाती हैं। जब फर्स्ट टाइम खेली थी तब मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे पता नहीं था कि कैसे दौड़ूंगी तो फिर कैसे मैं आगे निकलूंगी, मतलब कुछ पता नहीं था, ज्ञान नहीं था मतलब रेस का। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे मतलब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया है क्योंकि मैं
इस लेवल तक प्रैक्टिस कर लेती हूँ कि मुझे पूरा विश्वास होता है कि हाँ मैं इतना तक कर पाऊँगी। जी, यानी भरोसा है आपको भी और आपके कोच को भी आप पर बहुत भरोसा है, और हमें भी भरोसा है कि आप यूं ही राज्य को, हम सब को गौरवान्वित करें और लगातार अच्छा प्रदर्शन करें और जीवन में किसी तरह का अभाव आपको ना छुए। और प्रभात जी और सुप्रीति जी, आप ऐसे ही तारतम्यता बनाते रहें और राज्य को गौरवान्वित करें। आप दोनों स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातचीत की, और सुप्रीति ने तो युवाओं को अवेयर भी किया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।